ग्वालियर हाईकोर्ट का जो मामला है मूर्ति न लगाने को लेकर अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन जीता कौन हारा। वो इसलिए क्योंकि वकील आपस में ही लड़ रहे हैं, पिटाइयाँ भी हो रही हैं, जो भीम आर्मी के सेना जा रहे हैं उनकी भी पिटाई हो रही है। सवाल ये है कि आखिर मूर्ति क्यों न लगाया जाए, उनके विरोध करने वाले आखिर पैदा ही क्यों हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी फिर दूसरी तरफ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो कानून के साथ बेईमानी हो रही है, प्रोफेसर को जेल में डाला जा रहा है और जो सेनाओं का अपमान कर रहे हैं वो खुलेआम सलाखों के बाहर हैं, आखिर क्यों, ये भी बड़ा सवाल है। खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप तो पत्रकार भी हैं, बारीकियां भी समझते हैं कि नेताओं की चाल क्या है। ग्वालियर हाईकोर्ट में जो हो रहा है ये नाइंसाफी क्यों, मूर्ति क्यों नहीं लगाने दिया जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको पीछे लेके चलते हैं। हमारे देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर क्या कहते हैं? अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर आपने इतना नाम जप लिया होता भगवान का तो कल्याण हो जाता, ये कहा था ना। बिल्कुल। उसके बाद किस तरीके से देश में जो है उनके खिलाफ माहौल बना, तो प्रधानमंत्री को अगर सफाई देना पड़ा, पूरी बीजेपी आ गई कि भाई हम सबसे बढ़ के अम्बेडकरवादी है, हम जो है अम्बेडकर के भक्त हैं, हम अम्बेडकर जी को पूछते हैं। हम जो अम्बेडकर, अभी कांग्रेस ने जो है हराया था उनको चुनाव किया, तो बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन आखिर ये ताकत कहाँ से मिल रहा है? अब वो लोग जो ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में, वो लोग जो कहते हैं भाई कि मैं संविधान का रक्षक हूँ, संरक्षक हूँ, वो लोग विरोध कर रहे हैं अम्बेडकर जी का, जिन्होंने संविधान दिया, जिन्होंने बोलने की आज़ादी दी हमें, जिन्होंने संविधान बनाकर दिया, सबको हर तरह की स्वतंत्रता दी। ये कितना शर्मनाक है कि इस देश में वैसे महापुरुष अम्बेडकर जी, उनकी मुखालफत हो रही है, उनकी मूर्ति का मुखालफत किया जा रहा है कि नहीं आप नहीं लगा सकते। ये वो भी उस जगह पर जहाँ पर संरक्षक, क्योंकि हमारे अम्बेडकर साहब वो भी तो वकील थे ना, जाने माने वकील थे। तो अब सोचिए कि देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। दबे कुचले पिछड़े इनकी आवाज़ थे वो, लेकिन उनके साथ इस तरीके से भेदभाव, ये समझ में नहीं आता आखिर क्या वजह है, जो कि सोचना पड़े। जबकि ग्वालियर हाईकोर्ट के खंडपीठ ने कह दिया कि भाई हाँ लगाया जाए, वहाँ पे मतलब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगनी चाहिए। लोग कई दो धड़े में वकील बढ़ चुके हैं, एक धड़ा का कहना है कि भाई हम लगाएंगे, दूसरे धड़े का कहना है कि भाई हम नहीं लगाएंगे। लेकिन सवाल कहाँ से उठता है भाई, क्यों नहीं लगाएंगे आप, जबकि हमारे हाईकोर्ट ने कह दिया कि बिल्कुल लगनी चाहिए। फिर उसके बाद विरोध, ये परे है। और इससे ये आखिर ये ताकत, मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर इनको ताकत कहाँ से मिली? जो वकील साहब लोग हैं, जो काला कोट पहन करके, काला चश्मा लगा करके विरोध कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ताकत मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? अम्बेडकर अंबेडकर अंबेडकर। तो ऐसा मतलब इस तरीके से अपमानित किया गया था। अब सोचिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट ऑफ यू उनकी बात भी तो रखा जाए कि भाई ये धर्मशाला थोड़ी ना कि यहाँ आप लगाएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल कह रहे हैं। फिर पार्लियामेंट में क्या है, जगह जगह पे मूर्ति है, किसकी मूर्ति लगी भी है आपको पता है। और आप चलिए, धर्मशाला नहीं है, सड़कों पर आपने देखा है कितनी मंदिरें दिखा दूँ आपको, बीच सड़क पर मंदिर लग जाती है, मंदिर बन जाता है हनुमान जी का। ठीक है, उनके आस्था है, हम उसके विरोध में बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहाँ क्या है फिर, जगह जगह सड़कों पर मूर्ति बनाना क्या ठीक है? अंबेडकर जी इस देश के प्रेरणा स्रोत है, महान पुरुष है। उनको लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं। हर इंसान की इच्छा होती है कि उनके बारे में जाने कि कैसे संघर्षों के बीच संघर्ष करके एक दलित किस तरीके से प्रताड़ित होकर के ज़िंदगी जीने को मजबूर हुए, और उन्होंने करोड़ों लोगों को बोलने की आज़ादी दी, भाई स्वतंत्रता दी। सोचिए, इस देश दुनिया में सबसे ज़्यादा जुल्म किस पे हुआ? अंग्रेज़ों ने कहा, क्या कहा था अंग्रेज़ों ने? कि हमने जो जुल्म किया ना भारतीयों के ऊपर, भारतीयों ने अपने ही लोगों पर जो जुल्म किया है उससे 10 गुना कम हमने किया है। दलितों पर इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ है। आज भी देखिए ना आप, क्या होता है दलितों से को किस तरीके से देखा जाता है। कहने को तो भाई कि सब बराबर है, आर्टिकल 17 है, 17 है कि खत्म, मतलब कि नहीं भाई छुआछूत नहीं है, लेकिन आज क्या ये वाकई प्रैक्टिकली है? तो इस क्रोनोलॉजी को लोग कैसे समझे? हर जगह लड़ने लगे हैं और अंबेडकर जी की मूर्ति को कहीं पे गिराया जा रहा है, कहीं पे तोड़ दिया जा रहा है। ये कैसे क्रोनोलॉजी को समझे? भाई देखिए, सबसे पहले ये कि आप लोग जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। एग्जैक्टली। और जो दलित समाज है उनको भी समझना पड़ेगा उनकी कितनी बड़ी आबादी है, कितना बड़ा फोर्स है। आज सरकार कहती थी जाति जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन झुकी ना। क्यों झुकी? क्योंकि उनके अंदर चेतना आई। जब विपक्षी नेताओं ने कहा कि भाई आप अपनी ताकत को तो समझो, ताकत को तो जानो, आपकी संख्या क्या है। और नारा भी था, जिसकी जितनी संख्या ज़्यादा भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो यहाँ लोगों को समझना होगा, दलितों को समझना होगा कि क्या करना है और किस तरह से जागरूक होना है। तो ये जो हो रहा है, आखिर जो विरोध हो रहा है, उनकी मानसिकता, मेंटलिटी कहाँ से उपजी है, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, वो आप समझते। आप सोचिए ना, एक प्रोफेसर अली खान मोहम्मदाबादी को क्या कर दिया था भाई, डाल दिया जाता है जेल के अंदर। क्यों डाल दिया जाता है? फौरन, जबकि उनके ही मंत्री विजय शाह बीजेपी के मंत्री हैं,
वो आतंकी की बहन बता देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, ना तो उसको नहीं, क्योंकि उसको बारीक से लोग समझना चाह, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या अंबेडकर जी का मूर्ति लगाना गुनाह हो गया है, क्या गरीब मजलूमों की आवाज़ उठाना गुनाह हो गया है? क्योंकि चंद्रशेखर के समर्थक जाते हैं, उनकी पिटाई हो जाती है, वो भी कोर्ट कचहरी के अंदर। बात ऐसा है कि मैं एक तानाशाह थी, आपको उनकी बातों को कोट करना चाहूँगा। मैं एक तानाशाह जो है, वो तानाशाह क्या कहते थे, ईदी अमीन नाम था उनका, युगांडा के तानाशाह थे। वो कहते क्या है कि भाई आपको बोलने की तो आज़ादी है, लेकिन बोलने के बाद आपकी आज़ादी रहेगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। तो वही इस देश में हो रहा है। मैं उनको कोट इसलिए कर रहा हूँ कि इस देश में यही हो रहा है। और कैसे पक्षपात हो रहा है। आप अभी ऑपरेशन सिंदूर जब चलाए, पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश इकट्ठा हो गया, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, सब भारतीय। ऐसे वक्त पे हर भारतीय का फर्ज भी था, और आप सरकार ने भी कहा, सब ने माना। उसके बाद ही क्या हो गया भाई, कर्नल सोफिया जो चेहरा बनी, अफगानिस्तानियों ने क्या कहा, भैया साहब कि अरे यार तुम्हें तो पाकिस्तानियों, तुम्हें तो 2 महिलाओं ने कूट डाला, कर्नल सोफिया व्योमिका सिंह। सुनो मैं बता रहा हूँ, इसलिए डिस्टर्ब, माफी चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि उस पर लोग आसानी से समझे। इसको खाली क्लियर कर दे आखिरी सवाल से कि ये जो ग्वालियर हाई कोर्ट में हुआ है, क्या मूर्ति लगाई जाएगी, क्या अंबेडकर वादियों को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि एक तरफ तो वो डंके की चोट पे कर रहे हैं कि दम है था जो लगा। देखिए इस देश में संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। बिल्कुल, संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो आप हैं। भले संविधान आप गाली दे दें, गांधी को गाली दें, आप अंबेडकर को गाली दें, लेकिन संविधान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। लोग ये नहीं पूछेंगे भाई कोर्ट कचहरी में सबूत देखा जाता है, संविधान के हिसाब से चलता है। तो जब कोर्ट ने कह दिया, आपकी देखिए इतने सालों की लड़ाई थी कि बाबरी मस्जिद है या मंदिर है, संविधान कानून सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि भाई वहाँ पे मंदिर बनेगी, बना ना राम मंदिर, कौन रोक पाया? तो इस देश में संविधान है, संविधान की चलेगी और कानून का चलेगा, ना कि भाई कोई बिल तंत्र में बदल दो कि भाई कि आप ये नहीं होने देंगे, ये नहीं चलेगा। ये एक नहीं, संविधान को बदलने के बाद 400 के बाद लाने के बाद कभी अंबेडकर जी का अपमान, ये क्या कोई नया क्रोनोलॉजी? जनता ने जवाब दे दिया ना। 400 के बाद 400 का नारा यलगार करते थे, अब की बार 400 पार, अब की बार 400, कहाँ पे आ गए आपको पता ना, 240 पे सिमट गए। तो अब बस जनता जाग गई है, देखते जाइए धीरे धीरे। चाहते हैं कि मूर्ति लगे? बिल्कुल मैं चाहता हूँ भाई, मैं अंबेडकर जी का फॉलोअर हूँ, मैं उनको मानता हूँ, उनसे पढ़ता हूँ, उनसे सीख लेता हूँ। किससे आप सोचिए ना, हम लोगों के माँ बाप के पास तो पैसा था, कोई तकलीफ नहीं थी, हम लोग गए पढ़ाई की, अच्छे से सब कुछ पढ़े, कोई छुआछूत कोई भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन वो अलग से उनको बैठाया जाता था, पानी पीने के लिए किस तरह संघर्ष और जद्दोजहद करना पड़ता था। वो ऐसी स्थिति और ऐसी परिस्थिति में फिर भी वो पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचे और अपने समाज को जगाए। कितनी बड़ी प्रेरणा स्रोत है वो, सोचिए कि कैसे कैसे जद्दोजहद करके किस संघर्ष के साथ उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। और उसके बाद ना केवल खुद के लिए जिए, बल्कि जो अपने साथ हुआ था उसके बाद पीछे करोड़ों लोगों के साथ ना हो, इसके लिए उन्होंने संघर्ष करके उनको जो है उनको एक ताकत दिया, उनको बोलने की आज़ादी, उनको बैठने की आज़ादी, उनको आराम से रहने की आज़ादी। ये अलग बात है कि अभी भी कुछ जगह पे प्रैक्टिकली नहीं है, मंदिर में आप देखें ना क्या होता है, लेकिन ठीक है। तो ये मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि अंबेडकर जी के मंदिर की जो मूर्ति है वो लगनी चाहिए, और देश को देखना चाहिए कि करारा तमाचा वैसे नफरती लोगों पर लगना चाहिए कि भाई इस देश में संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है। और ये भी उजागर होना चाहिए कि भाई को आप चिल्लाते हो अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, लेकिन आपके मन में क्या है, दिल में क्या है, और चेहरे पे और जुबान पे क्या है, ये कैमरे पे नहीं आ पाता। एक सवाल जो दर्शकों बहुत अहम है, इसको जरा बारीक से समझते हैं। प्रोफेसर अली खान के साथ जो हुआ वो आपने देखा, विजय शाह और डिप्टी सीएम है वो भी संवैधानिक पद पे हैं, जगदीश देवरा साहब, वो सलाखों के पीछे नहीं, ये महोदय गए जेल, जेल से खैर अंतरिम जमानत मिली। ये पूरे कांड को आप कैसे देख रहे हैं? मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा, मैं एक कोर्ट के साथ मतलब इस बात को कहना चाहूँगा कि प्रोफेसर साहब जेल गए। क्यों जेल गए? क्योंकि उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया था। ये बोलने क्या थी, उसमें क्या पोस्ट में था, क्या पोस्ट में क्या किसी देश के खिलाफ था, देश की भावनाओं के खिलाफ था, या किसी सेना के खिलाफ था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी। इस देश में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ सब लोग एक हुए, और साथ में जो चेहरा बनी, कौन चेहरा बनी? कर्नल सोफिया। उसको लेकर के उन्होंने क्या कहा था? उनको कहा था कि बड़ी अच्छी बात लग रही है, सब लोग जो मतलब कि जो उन्होंने इस तरीके से कहा कि भाई जो लोग मुसलमानों के खिलाफ लिखते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आज वो भी कर्नल सोफिया के बारे में लिख रहे हैं, उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं। अफगानिस्तानी ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी तुम्हें तो 2 महिलाओं ने कूट दिया। ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें, लेकिन मॉब लिंचिंग जब होती है उस पर भी आपको बोलना चाहिए। जब किसी मुसलमानों को घेर कर मारा जाता है उस पर भी आपको
बोलना चाहिए इसी तरीके से, क्योंकि इस देश का मुसलमान भी इसी देश का भारतीय है और वो तमाम जो मुसलमानों के साथ अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ भी आपको ऐसे ही लिखना चाहिए और बोलना चाहिए, इसी तरह इकट्ठा होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। उन्होंने इसमें कहाँ ऑपरेशन सिंदूर या सेना के खिलाफ कहाँ से हो गया? तो मैं इसलिए कहता एक कोट है कि युगांडा के तानाशाह थे ईदी अमीन, उन्होंने कहा था भाई बोलने की तो आज़ादी है आपको, आप बिल्कुल स्वतंत्र होकर के बोलिए, लेकिन बोलने के बाद आपकी आज़ादी रहेगी या नहीं ये अपने आप में सवाल है। उन्होंने कह दिया था, इसकी मैं गारंटी नहीं दूंगा, यानी कि एक तरह से धमकी कि आपको आज़ादी है कि आप बोलेंगे। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है ना भाई, आर्टिकल 19, ये मौलिक अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट है, हर भारतीय का फंडामेंटल राइट है कि आप स्वतंत्र होकर के बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सरकार से सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन दायरे में रह करके। और उनका जो अली साहब का जो पोस्ट था प्रोफेसर साहब का, कहीं से भी किसी भी तरीके से असंवैधान अनपार्लियामेंट्री या फिर देश के भावनाओं के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इतना जल्दी महिला आयोग एक्टिव हो जाता है और वो सरपंच साहब बीजेपी के एक एक्टिव हो जाते हैं, वो जेल चले जाते हैं, उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। वही दूसरी तरफ विजय शाह जो भाजपा के मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, चाहते हैं उनको ना तो फटकार और ना ही किसी तरह की कोई कार्रवाई, ना तो